हेलो स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ जीएस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री की क्लास में आज जो है हम मॉडर्न छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है दूसरा लेक्चर है और इसके अंतर्गत जो है हम छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन का जो टॉपिक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल या छत्तीसगढ़ में मराठा शासन अधीन ब्रिटिश, ये जो टाइम पीरियड है ये 1818 टू 1830 का टाइम पीरियड है। ठीक है, 1818 से लेकर 1830 जो है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल या ब्रिटिश शासन, या इसको हम बोल सकते हैं ब्रिटिश शासन। ठीक है, ब्रिटिश शासन अधीन मराठा, या और इसको बोला सकता है इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको जैसे ही मालूम है कि 1818 में एंग्लो मराठा वार जो है थर्ड होता है और इसमें जो है पूरी मराठे जो है पेशवा के साथ मराठे जो है बुरी तरह से हार जाते हैं। ठीक है, इस हार के बाद जो है रघु जी जो नागपुर के जो भोसले हैं वहां के जो शासक थे अप्पा साहब को हटा दिया जाता अंग्रेजों के द्वारा और यहाँ पर जो है रघु जी थर्ड को जो है वो नया शासक बना दिया जाता है। मराठाओं का नया मराठा का शासक बन जाते हैं। क्योंकि यह माइनर थे, मतलब अल्पवयस्क थे, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इनकी अल्पवयस्कता की आड़ में, मतलब इनके माइनर का बहाना बनाकर उन्होंने क्या किया, जब तक ये मेजर नहीं हो जाते या जब तक वयस्क नहीं हो जाते तब तक हम शासन, हमारे नियंत्रण में यह शासन करेंगे। क्योंकि रघु जी बहुत सारे मराठाओं में खासकर कॉन्स्पिरेंसी की बहुत सारी शिकायत थी। इसी कॉन्स्पिरेंसी के आड़ में इन्होंने क्या किया, रघु जी का संरक्षण ब्रिटिश नियुक्त हो जाते हैं और इस आड़ में उन्होंने क्या किया, 12 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। ठीक है, 12 वर्षों तक ये शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 वर्षों तक जो शासन हुआ तो ब्रिटिश जो मुख्य अधिकारी था उसका पद का नाम था रेजिडेंट। क्या पद का नाम था? रेजिडेंट था। और यह जो है नागपुर के दरबार में रहता था, नागपुर के दरबार में रहता था। ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट है वह छत्तीसगढ़ का प्रशासन चलाने के लिए छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की। ठीक है, और ब्रिटिश अधीक्षक के नियुक्त होने से जो पहले से आ रही थी जो सूबेदारी की पद थी वह समाप्त हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ का प्रशासन जो है ब्रिटिश अधीक्षकों के माध्यम से यहाँ पे चलाया जा रहा है। ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति कौन कर रहा है? जो उनका प्रमुख अधिकारी है जो नागपुर दरबार में बैठ रहा है, उसका नाम क्या है, उसका पद का नाम क्या है? यह पद का नाम है, उसका नाम है रेजिडेंट। और यह भी ब्रिटिश अधीक्षक क्या है, यह भी पद का नाम है और इनके माध्यम से वह छत्तीसगढ़ का शासन चला रहा है। ठीक है, नागपुर के दरबार में जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे इस समय उनका नाम था जेनकिंस। क्या नाम था? जो रेजिडेंट थे उनका नाम था जेनकिंस नाम था। क्या नाम था? जेनकिंस इनका नाम था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 1818 से लेकर 1830 तक कौन कौन से ब्रिटिश अधीक्षक थे उनकी
और उनकी जो है कार्यकाल में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसको हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए उनका नाम है कैप्टन एडमंड। क्या नाम है उनका? कैप्टन एडमंड। कहीं कहीं बुक में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है। ठीक है, कैप्टन एडमंड जो है वह ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में यह फर्स्ट जो है अधीक्षक थे, यह फर्स्ट अधीक्षक थे यह। ठीक है, और इनके समय जो है डोंगरगढ़ का जमींदार जो था, जमींदार ऑफ डोंगरगढ़, उसने क्या किया था? अप्पा साहब के कहने पर विद्रोह किया था। ठीक है, डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ था इनके समय में। डोंगरगढ़ का जमींदार ने क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है, डोंगरगढ़ का जो जमींदार था वो किसके कहने पर किया था? अप्पा साहब के कहने पर किया था। ठीक है, उसको कंट्रोल कर लिया गया था। अभी कैप्टन एडमंड का जो ऑफिस है इस समय कहाँ था? ऑफिस जो है रतनपुर में ही था। कहाँ था? जहाँ पे सूबेदार बैठता था, रतनपुर में ही इसका ऑफिस था। ठीक है, कैप्टन एडमंड का जो टाइम है वो बहुत कम समय के लिए था, कुछ महीनों के लिए ही उन्होंने शासन किया। दूसरा जो प्रमुख ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट है उसका नाम है कैप्टन एगेन्यू। ठीक है, कैप्टन एगेन्यू। कैप्टन एगेन्यू। ठीक है, कैप्टन एगेन्यू का जो टाइम पीरियड है नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहा है और बहुत सारे उसने परिवर्तन काम किए हैं। 1818 से 1825 तक कैप्टन एगेन्यू का यहाँ पे टाइम पीरियड था। ठीक है, कैप्टन एगेन्यू ने जो महत्वपूर्ण काम किए, पहला तो छत्तीसगढ़ का जो राजधानी रतनपुर थी उसको शिफ्ट कर रायपुर लाया। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रतनपुर से रायपुर शिफ्ट हो गया। ठीक है, रायपुर जो है राजधानी शिफ्ट हो गया। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण बात है रतनपुर से राजधानी रायपुर कब लेकर आया गया यह, तो टाइम जो है जब जब बना उसके कुछ तुरंत बाद जो है 1800 रायपुर लाने का मेन पर्पस क्या था? रायपुर लाने का मेन पर्पस था नागपुर से पास था यह, और दूसरा क्या था? सड़क रास्ते की सुविधा थी। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको नागपुर से रायपुर लाया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो प्रशासनिक इकाई थी 27 परगनों में जो छत्तीसगढ़ बटा हुआ था, तो परगनों की संख्या को इसने क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, पहले परगनों की संख्या 8 था, बाद में एक परगनों की संख्या बढ़कर 9 हो गई, तो 27 परगनों की जगह जो है 9 परगना इसने बना दिया था। ठीक है, परगनों की संख्या क्या हो गई थी? 9 हो गई थी। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि परगनों की संख्या 9 थी, उसमें कौन से नहीं है? तो परगने जो थे उसमें रतनपुर है, रायपुर है, धमतरी है, ठीक है, दुर्ग है, धमधा है, ठीक है, नवागढ़ है, खरौद है, राजहरा है और बालोद है।
ठीक है, तो परगनों की संख्या कितनी है, 9 कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट, भू व्यवस्था में सुधार करते हुए भू व्यवस्था में सुधार करते हुए इसने पटेल के पद को समाप्त कर दिया। पटेल का पद जो है वह समाप्त हो जाता है। जो मराठाकालीन पटेल का पद था वो समाप्त कर दिया जाता है, बट गौटिया के पद को यथावत रखा। गौटिया का पद जो है बना रहा। ठीक है, परगने में नए कर्मचारियों की नियुक्ति की। नए कर्मचारियों की नियुक्ति, पद का सृजन किया। फॉर एग्जाम्पल बरार पांडे, पहले भी थे लेकिन उनको बने रहने दिया। पोद्दार और अमीन, ये पद बने रहने दिए। ठीक है, इसके समय में कुछ विद्रोह हुए हैं, जैसे राम राय का विद्रोह, सोना खान का जमींदार राम राय, उसका विद्रोह। 1825 में परलकोट का विद्रोह। ठीक है, धमधा के गौड़ राजाओं का विरोध। इसके समय में कुछ विद्रोह होते रहे। ठीक, उसके बाद से अगला जो सुप्रिटेंडेंट आता है तीसरे नंबर का, उसका नाम है कैप्टन हंटर। कैप्टन हंटर, कैप्टन हंटर का टाइम जो है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था, 1805 टू 1825। 1825 से 1825 के लिए था, बहुत बहुत पर ज्यादा चीजें नहीं हुई इसके शासनकाल में। चौथा, कैप्टन सैंडिस। कैप्टन सैंडिस जो है इसका जो टाइम पीरियड 1825 से लेकर यह 1828 तक रहा। ये कैप्टन सैंडिस। ठीक है, इसके समय की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? इसने लिखी गई, इसके समय महत्वपूर्ण थी, छत्तीसगढ़ में डाक तार विभाग विभाग डाक तार विभाग की स्थापना की गई, व्यवस्था की गई। लोरमी और तरेंगा, लोरिमी एवं तरेंगा, जब प्रशासनिक स्ट्रक्चर बताऊंगा तो और डिस्कस करूंगा इसमें। लोरमी और तरेंगा जो है ताहुतदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। ताहुतदारी, जमींदारी, ताहुतदारी, ठीक है, ये व्यवस्थाएं थी भू राजस्व में। वो तो लोरमी और तरेंगा जो है दो ताहुतदारी व्यवस्था को लागू किया गया है। ठीक है,
तीसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जो ऑफिशियल वर्क थे, जो सरकारी काम थे, जो ऑफिशियल वर्क थे, उसके लिए लैंग्वेज जो है वह इंग्लिश तय कर दिया गया, अंग्रेजी को तय कर दिया गया कि सभी शासकीय काम जो है अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है, तो ये कैप्टन सेंडिस के समय की महत्वपूर्ण काम है, याद रखिएगा आप लोग इसको। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण काम है। पांचवा जो सुप्रिटेंडेंट है उसका नाम है कैप्टन विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन कैप्टन विल्किंसन जो है उसका जो टाइम पीरियड है 1828 से 1828 के बीच में ही है, वो शॉर्ट टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद से 6 नंबर का जो है नेक्स्ट है कैप्टन क्रॉफोर्ड। कैप्टन क्रॉफोर्ड ठीक है, कैप्टन क्रॉफोर्ड का जो टाइम है 1828 से 1830 एडी। कैप्टन क्रॉफोर्ड, ठीक। छत्तीसगढ़ में अब देखिए इसी के समय क्या हो रहा है कि ब्रिटिश अधिकारियों का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का और रघुजी तृतीय के मध्य क्या होती है, संधि हो जाती है। और रघुजी तृतीय क्या हो गया है, यह मेजर हो गए हैं, मतलब वयस्क हो गए हैं, ये पहले ही वयस्क हो गए थे। अब जो है सत्ता का हस्तांतरण जो है रघुजी तृतीय को सौंप दिया जाता है। रघुजी तृतीय को जब सत्ता का हस्ताक्षर हो जाता है, सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा रघुजी तृतीय को। ठीक है, ठीक। तो ये संधि कब होती है, तो ये संधि जो होती है 27 दिसंबर 1929 को, कि अब सत्ता जो है रघुजी तृतीय को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, सत्ता का ट्रांसफर जो हो जाता है वो जून 1830 को हो जाता है, सॉरी ये 1829 है ना, 1813 को जो है वो सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है और रघुजी तृतीय जो है डायरेक्ट शासक बन जाते हैं। डायरेक्ट मराठा रूल आ जाता है, प्रत्यक्ष मराठा शासन आ जाता है। ठीक है, तो कैप्टन क्रॉफोर्ड तो है अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं ना, ये अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं। ठीक, और ये ब्रिटिश अधीक्षक जो है छत्तीसगढ़ की सत्ता का संचालन जो करने के साथ जो है जिलेदार कृष्णराव अप्पा को सौंप देते हैं, कृष्णराव अप्पा को सौंप देते हैं। जैसे ही छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन का अंत होता है, ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट का पद जो है समाप्त करना था, तो ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट पद जो है, ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट जो थे क्रॉफोर्ड है, मराठा अधिकारी जिसको जिलेदार कहा गया, कृष्णराव अप्पा को जो है सत्ता को सौंप देते हैं। इस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ में 1830 से लेकर 1853-54 तक जो है
प्रत्यक्ष मराठा शासन स्थापना हो जाता है। मराठा शासन स्थापना हो जाता है। रघुजी तृतीय जो है वह शासक होते हैं। कहाँ बैठते हैं? नागपुर दरबार में बैठते हैं, ये नागपुर में बैठते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ का शासन संचालन करने के लिए, शासन का संचालन करने के लिए एक नया पद बनाया जाता है जिसका नाम था जिलेदार। ठीक है, जिसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़ एक जिला था इसका, और इसका क्या, जिलेदार एक नया पद बना दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। और अंग्रेजों के जमाने में दो ताहुतदारी तो बनी थी। रघुजी तृतीय के समय भी दो ताहुतदारी का सृजन किया गया, एक सिरपुर में और दूसरा लवन में। ठीक है। सिरपुर जो है 1843 और लवन जो है वो 1848 में। 1848 में। ठीक है। ठीक। तो 1830 से लेकर 1854 तक छत्तीसगढ़ मराठा राज्य के अंतर्गत एक जिला हुआ, और इसका जो प्रशासक नियुक्त हुआ उसको जिलेदार कहा गया, जो राजा स्वयं नियुक्त करता था। तो 1830 से 1854 तक जो जिलेदार बने हैं उनके नाम इस प्रकार है, नोट कर लेंगे। जिलेदार जो है उनके नाम इस प्रकार नोट कर लेंगे। ठीक है। पहला जिलेदार है कृष्णराव अप्पा। कोई सन याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रथम है। ठीक है। द्वितीय है अमृतराव। नेक्स्ट है सदरुद्दीन। ठीक है। दुर्गा प्रसाद। इंटुक राव। सखाराम बापू। गोविंदराव अप्पा। आठवां जो है गोपाल राव अप्पा। गोपाल राव अप्पा ये जो है अंतिम जिलेदार हैं। प्रथम जिलेदार जो है कृष्णराव अप्पा हो गए, और अंतिम जिलेदार जो है गोपाल राव अप्पा। ये प्रथम जिलेदार और ये अंतिम जिलेदार। ठीक है। 1830 से लेकर 1854 के बीच में। ठीक। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1830 से 1854 तक अंग्रेजों ने सत्ता को पुनः सौंप दिया था, बट लेकिन नहीं। अंग्रेजों का एक रेजिडेंट, अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो है वह मराठा प्रशासन में बना ही रहा। ठीक है। मराठों का हस्तक्षेप जो है मराठा शासन में हमेशा बना रहा। ठीक है। रघुजी तृतीय का आगे चलकर यह भोग विलास की जीवन में लिप्त हो गया। भोग विलास के जीवन में लिप्त हो गए। इनके अधिकारी
और कर्मचारी जो है भ्रष्ट हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया था। रघुजी तृतीय की तुलना में अंग्रेजी शासन 1818-1830 काफी बेहतर था, ऐसी उस समय की जनता का मानना था। जनता का नजरिया था। ठीक है। ठीक है। भोग विलास जीवन जीते हुए रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है 1853 में। 1853 में रघुजी तृतीय की क्या हो जा रही है? मृत्यु हो जा रही है। ठीक है। रघुजी तृतीय का कोई वारिस नहीं था, मतलब कोई वारिस नहीं था, कोई इनका पुत्र नहीं था। ठीक है। और इनके दत्तक पुत्र की मान्यता को अंग्रेजों ने खत्म कर, अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी ना, लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, उसके तहत जो है कोई वैलिड वारिस न होने के कारण रघुजी तृतीय का जो राज्य है नागपुर, वह 1854 में हड़प नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हड़प लिया गया। ठीक है। किसकी तरह हट गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत जो है इसको हड़प लिया गया। ठीक है। और 1854 से लेकर 1947 तक अब छत्तीसगढ़ जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? मराठा शासन हो गया, जो 1741 से लेकर 1853 तक चलता रहा। तो छत्तीसगढ़ में अगर मराठा शासन बोले तो एक तरफ बोल सकते हो 1741 से लेकर 1853-54 तक का। ठीक है। और दूसरा जो फेज है वह 1854 से लेकर 1947, इस फेज को हम बोलते हैं ब्रिटिश शासन। क्या कहते हैं? ब्रिटिश शासन, पूर्णतः ब्रिटिश शासन। और इसको है मराठा शासन, लेकिन इसमें भी बहुत सारे फेजेस हैं। ठीक है। तो 1853 में हमेशा के लिए क्या हो गया? जो ब्रिटिश साम्राज्य छत्तीसगढ़ मराठा शासन का हमेशा के लिए क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासनिक व्यवस्था। अब देखिए छत्तीसगढ़ जो मराठा शासन था, एक था 1741 से लेकर 1757, दूसरा था 1757 से लेकर 1818 तक का। इसमें भी दो फेज हैं, 1758 से लेकर 1787 तक, फिर 1788 से लेकर 1818 तक का। ठीक है। तीसरा जो है 1818 से लेकर 1830। तो यहाँ पर जो आता है ये ब्रिटिश शासन आता है। क्या आता है? ब्रिटिश शासन आ जाता है। ब्रिटिश अधीक्षकों के माध्यम से शासन किया। चौथा जो है 1830 से लेकर 1853-54। ठीक है। यहाँ पे जो पद किया गया उसका नाम था जिलेदार। और ये वाला जो टाइम पीरियड है इसमें आता है सूबेदारी व्यवस्था। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम प्रशासनिक मतलब छत्तीसगढ़ के जो प्रथम प्रशासक थे बिम्बाजी भोसले। तो बिम्बाजी भोसले जो है वह कलचुरी प्रशासनिक व्यवस्था के जैसी व्यवस्था के जैसे ही प्रशासन चलाया, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किए। थे क्योंकि ये रतनपुर में ही रहकर प्रशासन चलाते थे। महत्वपूर्ण व्यवस्था होगा छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था। सूबेदारी व्यवस्था इंट्रोड्यूस हुआ 1788 से लेकर 1818 तक। तो छत्तीसगढ़ का प्रशासन जो है सूबेदारों के माध्यम से चलाया गया। ठीक है। सूबेदारों के माध्यम से यह प्रशासन इस समय चलाया जा रहा है। और तीसरा जो था 1830 से 1854, यहाँ पर सूबेदार की जगह जो है जिलेदार शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। जिलेदार शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जहां तक मराठा जो शासन व्यवस्था है वह राजतंत्रात्मक था, केंद्रीकृत था। ठीक है। नागपुर राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को एक सूबा मानकर जो है प्रशासन चलाया गया। प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन
परिवर्तन, सुबेदारी व्यवस्था, लागू होने के फलस्वरूप होती है। पूरे छत्तीसगढ़ को एक सूबा कहा गया और सूबे को जो है परगनों में बांट दिया गया और परगनों को जो है इकाई जो है छोटी इकाई जो है गांव थी। तो सूबा के अधिकारी, परगने के अधिकारी और गांव के अधिकारी, तीन प्रशासनिक स्ट्रक्चर हमको मराठा काल में दिखती है। ठीक है, एक होता है सूबा। तो सूबा का जो प्रमुख था कौन था? वह सूबेदार था। ठीक है, सूबा का यह क्या था? यह सूबा के न्यायपालिका है प्रमुख था, एग्जीक्यूटिव हेड था, कार्यपालिका प्रमुख था और यह न्यायपालिका प्रमुख था। ठीक है, ठीक है। सूबेदार को असिस्ट करने के लिए जो सबऑर्डिनेट अधीनस्थ, सूबेदार के अधीनस्थ जो है दो प्रमुख अधिकारी होते थे। एक को कहा जाता था सूबा फडणवीस और दूसरे को कहा जाता था सूबा पोद्दार। ठीक है, एक सूबा फडणवीस होता था और एक सूबा पोद्दार होता था। ठीक है, सूबा फडणवीस के अंडर में जो है एक नायब फडणवीस भी होता था जो इसका सबऑर्डिनेट होता था। ठीक है, यह सूबे का क्या था? न्यायिक राजस्व अधिकारी था। यह सूबे का राजस्व अधिकारी था। सूबा पोद्दार जो है यह सूबा का ट्रेजरर था, खजांची। सूबे का जो है खजांची होता था ये। ठीक है, इसके अलावा कर्मचारी अधिकारी होते थे। ठीक है, सूबा के अधीनस्थ जो है क्या होता था? परगना होता था। परगना छत्तीसगढ़ को जो है 27 परगनों में बांट दिया था। प्रत्येक परगना का अधिकारी, जो प्रमुख अधिकारी है, वह कमा विस्तार कहलाता था। क्या कहलाता था? कमा विस्तार कहलाता था। यह परगने का प्रमुख था। ठीक है, इसके ऑफिस में कौन होते थे? इसके ऑफिस में जो होते थे, लिखिएगा कौन कौन होते थे। परगना फडणवीस, यह परगने का राजस्व अधिकारी था। यह रेवेन्यू ऑफिसर था। ठीक है, परगना पोद्दार परगने का खजांची होता था, ट्रेजरर होता था। ठीक है, इसके अलावा बढ़कर लगान का दस्तावेज तैयार करता था गांव गांव घूमकर। ठीक है, बरार पंडे यह कृषि के से संबंधित रिपोर्ट परगना को देता था। ठीक है, पंडरी पंडे पंडरी पंडे ये एक्साइज ऑफिसर होता था। ठीक है, और पोद्दार पोद्दार तो मैं पहले बताया कि खजांची होता था। ठीक है, इसके अलावा जो है अन्य कर्मचारी होते थे। इसके अलावा क्या होता था? अन्य कर्मचारी होते थे, जैसे
अमीन इत्यादि। पंड्या, माल चपरासी, चिटनीस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। अब परगने से छोटी इकाई जो है गांव होती थी। गांव का प्रमुख जो है गौटिया ही होता था। गांव का प्रमुख कौन होता था? गौटिया। ठीक है। इसके अलावा पटेल का पद मराठों ने बनाया था। पटेल का पद जो है मराठा कालीन है। यह लगान निर्धारण में सरकार की मदद करता है। लगान का निर्धारण में वसूली में सरकार की मदद करता था। तो इसको कुछ परसेंटेज दिया जाता था। इसके अलावा कोतवाल गांव की रक्षा। ठीक है। चौहान गौटिया की मदद करता था, गौटिया की सहायता करता था। ठीक। ये जो है प्रमुख पद हैं। ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था थी सूबा, परगना और गांव का। ठीक है। मराठा कालीन में राजस्व या आय का प्रमुख स्रोत जो है वह कर था। राजस्व व्यवस्था में प्रमुख आय का स्रोत जो है कर होते थे, टैक्स होता था। तो मराठों को जहां से टैक्स लगाते बनता था वहां से वो टैक्स लगाकर क्या करते थे? टैक्स वसूल करते थे। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण टैक्स था भूकर, लैंड रेवेन्यू, भूमि कर। सबसे महत्वपूर्ण कर था भूमि कर। ठीक है। ठीक है। हलों की संख्या के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता था। कोई निश्चित नियम नहीं थे। उसके अलावा जो टकोली जमींदारों से लिया गया वार्षिक कर, जमींदारों से लिया गया वार्षिक नजराना या कर जो उनको एग्रीमेंट करनी होती थी। शायर, आयात निर्यात पर लगने वाला कर, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाला कर था ये। वस्तुओं की खरीद, आयात और निर्यात कर था ये। कलाली, ये एक्साइज ड्यूटी था ये। ठीक है। मतलब मादक द्रव्य पदार्थों खरीद बिक्री। सेवई, ये टेम्पररी कर थे, टैक्स, जैसे पेनाल्टी, जुर्माना इत्यादि। ठीक है। ठीक।
उसके अलावा जमींदारी कर, ये जमींदारी क्षेत्र में आयात पर किए गया कर था। ये प्रत्येक गाड़ी के पीछे, बैलगाड़ी होता था, उस गाड़ी के पीछे 3 पयाली वसूल किया जाता था। 3 पयाली जो है वसूल किया जाता था। अनाज पर लगता था ये। ठीक है। इसके अलावा अन्य कर थे, जैसे अन्य करों में आता है जैसे टीका या नजराना। यह जो है कमावीजदार को रक्षाबंधन के अवसर पर मिलता था। कमावीजदार को रक्षाबंधन के अवसर पर जनता द्वारा, ठीक है, पट्टी घरों पर लगाया जाता था। घरों पर लगाया गया कर, ठीक। शुक्राना, यह भी रैयतों से प्राप्त कमावीजदार को शुक्राना इत्यादि ये अन्य कर थे। ठीक है। मराठाकालीन विनिमय और मापन, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, शायद अभी तक नहीं आया है। तो मुद्रा जो प्रणाली था, ब्रिटिश आने से पहले किसी प्रकार की मुद्रा में एकरूपता नहीं थी, ठीक है। तो यह मुद्रा का जो कौड़ी था, ठीक है, रघु जी का रुपया, नागपुर रुपया, इन सभी में एक रूपता जो है ब्रिटिश शासन आने के बाद होती है। ब्रिटिश शासन आने के बाद 1854 में आने के बाद होती है, ठीक है। जैसे एक कौड़ी का मतलब होता था एक कौड़ी, ठीक, कौड़ी 4 कौड़ी का एक गड्ढा, ठीक है, 5 गंडा का एक कोरी, 20 कोरी का एक दोगानी, ठीक है, और 16 दोगानी का एक रुपया होता था। ये मुद्रा का प्रचलन था, ठीक है। इसी प्रकार मापतौल में
एक फुगाई का मतलब होता था 48/16 छटाक। ठीक है। दो फुगाई का मतलब होता था एक अधेलिया। ठीक है। दो अधेलिया का मतलब होता था, दो अधेलिया का मतलब था एक चौथाई। चार चौथाई का मतलब था एक काठा। ये मिट्टी के लकड़ी का बना होता था। 20 काठा का एक खंडी और 20 खंडी का एक गाड़ा। ये नापतौल की इकाई थी। ठीक है। दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए जो मेजरमेंट होता था उसमें था, जैसे मील शब्द का उपयोग किया जाता था। ठीक है। 2 मील का मतलब था एक कोस। ठीक है। आधा कोस का मतलब था एक धाप और आधा धाप का मतलब था एक हाफ। ठीक है। वस्तुओं के मापन के लिए यूनिट प्रयोग की जाती थी उसको देख लेंगे। मापन हेतु एक सेर, पसेरी और एक मन। एक मन का मतलब होता था 8 पसेरी। ठीक, ये शब्द यूज किया जाता था। ठीक, एक पसेरी का मतलब होता है 5 शेर और एक शेर। ठीक है। तो यह सब क्या था, मेजरमेंट यूनिट थी, वस्तुओं के नापने की मेजरमेंट यूनिट होते थे। ठीक है। तो ये मराठा कालीन क्या हो गया, आपके प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, मराठा कालीन मेजरमेंट हो गया। ठीक है। अब सभी में मेजरमेंट में जो एकरूपता कब आती है, ब्रिटिश शासन आने पर। ब्रिटिश शासन आने पर रुपए, मेजरमेंट, माप तौल सभी इकाई में क्या रहती है, एकरूपता देखने को मिलती है। ठीक है। तो अगला जो इतिहास की हमारी क्लास होगी, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन 1854 से लेकर 1947 तक। ठीक है। 1854 से लेकर 1947 तक। तो ये नेक्स्ट क्लास होगा अपना। तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी समस्या हो आप दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।